बता देते हैं मुद्दे अगर मालूम रहेंगे तो हमारे सखी और सखा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर उस मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां साझा करेंगे और हमें इंतजार रहता है। तो बोलना और सुनना भी कला है। बोलने की कला तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन सुनने की कला बहुत कम लोगों के पास होती है। अब जैसे मैं लगातार बोल रही हूँ तो आप सुन रही हैं, तो ये आपकी कला है ना? नहीं, मैंने अपने आप को ये साबित कर दिया है कि मैं एक अच्छी श्रोता हूँ। अच्छा, तो फिर आज मतलब इस कार्यक्रम में मुझे ही बोलना, आप चुप रहेंगी? नहीं, बिल्कुल हम दोनों ये बताएंगे ना कि हमें अगर बोलना आता है तो हमें सुनना भी आता है, और ये जरूरी भी है। अगर आपको अपने विचारों में वृद्धि करनी है, आपके ज्ञान में वृद्धि करनी है, या किसी भी विषय का अच्छी तरह से मंथन करना है, तो जितना बोलना जरूरी होता है उतना ही सुनना भी जरूरी होता है। मंजू जी, सुनने से कई बार आपके बीच की गांठें खुल जाती हैं। रिश्तों में कई बार जो झगड़े की नौबत आती है, दरार की नौबत आती है, अगर आप सामने वाले की पूरी बात सुन ले तो वो खत्म हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लगता है वो कुछ कहना चाहता था और हमने नहीं सुना, और वो बात कहीं अधूरी रह जाती है और वो व्यक्ति कई बार इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो हम ठगे से देखते रह जाते हैं कि अरे हमने काश उसकी बात सुन ली होती। तो इसलिए बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना। और अब देखिए, इस विषय पर बातें तो हमारी बहुत सारी होंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद सबसे पहले और जो विषय है उसके बारे में बता देते हैं। संविधान हत्या दिवस है आज, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके अलावा विश्व नाविक दिवस है, तो इस बारे में भी हम बताएंगे नाविकों का क्या योगदान है और क्यों जरूरी है ये नाविक दिवस मनाना, उनका क्या महत्व है, इन सब बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। नाव पर जो आपने सफर किया है, नौका विहार जिसको कहते हैं, कहीं की खास हो, कोई याद हो तो उसे साझा कर सकते हैं। और जरा याद करो कुर्बानी, इसके अंतर्गत अमरचंद बांटिया, इनकी आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा व्यंजन जो है, तो थोड़े पेय पदार्थ, अगर जैसे क्या होता है ना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की कुछ खासियत होती है, वहाँ कुछ अलग तरह के पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे आपके एरिया में, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ अगर कोई खास तरह का कोई पेय पदार्थ बनता हो तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। या फिर गर्मी में और बारिश में किस तरह के पेय पदार्थ अगर पिए जाएं तो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, उनके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बताइए। चाय और कॉफी के अलावा बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे सखी और सखा ये कहते हैं कि हम तो सखी सहेली के दौरान चाय पी लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 4 बजने का इंतजार करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। तो उसके अलावा कौन से पेय पदार्थ वो ग्रहण करते हैं, वो जरा हमें बताएं। हाँ, तो सबसे पहले संविधान हत्या दिवस की हम बात कर लेते हैं। आज यानी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। आज ही के दिन 1975 में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाई गई। और आज इस घटना को 50 साल पूरे हो गए। आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करने से प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारे लोकतंत्र की रक्षा की अखंड ज्योति जीवित रखने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और साथ ही ये दिन संविधान के महत्व के बारे में शिक्षित करने के साधन के रूप में भी कार्य करेगा। और आपातकाल में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जो लगाया गया था, उसकी वजह से लोगों को जो कठिनाई हुई, उससे लोगों में एक रोष व्याप्त हो गया था। तो इस बात के मद्देनजर भी ये दिन जो है मनाने के बारे में सोचा। कभी नदी तट पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, तो क्या इच्छा होती है? इच्छा होती है कि नौका विहार जरूर करें। हाँ। नाव पर बैठ के थोड़ी देर सैर जरूर करें, भले ही थोड़ी दूर। तो वो जो अनुभव होता है बड़ा ही अलौकिक होता है और वो हमारे जहन में बस जाती है वो याद। तो हमने श्रोताओं से कहा कि ऐसी कोई याद आप साझा करना चाहते हैं किसी खास जगह की, तो साझा कर सकते हैं। और आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हर बरस 25 जून को आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, इस दिन का उद्देश्य जो होता है वो ये है कि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करना। इस दिन की शुरुआत 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO द्वारा की गई थी, ताकि समुद्री कर्मचारियों के योगदान को पहचाना जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। बिल्कुल, और दुनिया में धन का बड़ा महत्व है और धन
व्यापार से आता है। इस व्यापार को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं समुद्री नाविक। इन समुद्री नाविकों की भूमिका को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन नाविकों के महत्व को उजागर करना और इनके सम्मान को वृद्धि करना इस दिन का उद्देश्य है, और यही इस दिन को इसीलिए मनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है ना ममता जी कि दूसरे देशों में बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता है, वो चीजें जिनकी हमें जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है। तो वो चीजें कहाँ से आती है? बाहर से आती है। और बाहर से किस तरीके से आती है? वो नावों के द्वारा, जहाजों के द्वारा, बड़े बड़े जहाज होते हैं उनमें सामान भर कर आता है। और वो कौन लाते हैं? ये नाविक या फिर इन पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके सहयोग से आता है। तो इस तरह से व्यापार चलता है। वर्ष 2010 में नाविकों को ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पक्षकारों ने एक सम्मेलन में नाविक दिवस की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। विश्व नाविक दिवस सरकारों से हस्तक्षेप करने और ऐसी नीतियों पर काम करने का आह्वान करने का दिन है जो बंदरगाहों पर नाविकों के साथ समान व्यवहार करने को कहता है। यानी कि इनका योगदान जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए इनका सम्मान किया जाए या इनके साथ ऐसा व्यवहार, क्योंकि क्या होता है ना कि लगभग 5-5, 6-6 महीने तक ये घर से बाहर रहते हैं, बहुत दूरी तक की यात्रा करते हैं, वहां जाना, सामान लाना, ये सब जो कार्य होता है, तो कम से कम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक अपने परिवारों से दूर रहते हैं। तो इनके साथ व्यवहार करते समय हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ ही शिपिंग कंपनियों और जहाज मालिकों से अनुरोध भी किया जाता है कि वे अपने लोगों को खुले समुद्र में बेहतर सुविधाएं दें और आराम दें, उन्हें उनका ख्याल रखें। इसके अलावा इस दिन का उद्देश्य ये भी है कि समुद्री डकैती जैसी घटनाएं जो होती हैं इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, ये भी उद्देश्य होता है आज के दिन को मनाना। बिल्कुल। इस दिन को कैसे मनाया जाता है ये भी हम आपको बताते हैं। मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया अभियानों का उपयोग नाविकों के सामने आने वाली चुनौतियों और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नाविकों को सम्मानित व पुरस्कृत किया जाता है। कार्यशालाएं व सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और युवाओं को समुद्री करियर के बारे में जानकारी दी जाती है। और ऐसे मौकों की थीम तय की जाती है। तो 2025 की थीम है मेरा उत्पीड़न मुक्त जहाज। मेरा उत्पीड़न मुक्त जहाज, है ना, जहां पर मैं आराम से रह सकूं, आराम से अपना काम कर सकूं, कोई मुझे परेशान करने वाला नहीं हो, ऐसा मेरा जहाज हो। दरअसल जब घूमने जाते हैं जहाज के माध्यम से और या नौका विहार करते हैं तो एक अलग रोमांचक अनुभव होता है। लेकिन जो लोग कई महीने घर नहीं लौटते हैं, कई महीने समुद्री यात्रा करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार जब सी रफ होता है तो लोगों को शारीरिक रूप से परेशानियां हो जाती हैं, उल्टियां होने लगती हैं और सेहत पर और तरह की परेशानियां होती हैं सेहत संबंधी। तो दूर से सुनने में, देखने में लगता है कि हाँ बड़ा आसान है, लेकिन काम बहुत मुश्किल है। तो इसलिए खास तौर से आज के दिन को मनाया जाने के पीछे यही उद्देश्य है कि लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें और इन्हें अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। बिल्कुल। एक गाना सुन लें फिर उसके बाद। इस तरह के जब गाने सुनते हैं ना तो इसका जो म्यूजिक और इसके जो शब्द है ना वो सुनकर ही हमें ऐसा लगता है कि हम किसी नाव की सवारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे जल स्रोत की तरफ हम बढ़ रहे हैं या उसके बीच में हम कहीं सैर कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल लगता है। और हमारे श्रोता भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। हाँ। अब एक श्रोता ने तो लिख दिया है कि मैं तो आज तक नाव पर सवार होकर नदी में नौका विहार ही नहीं किया है। हाँ। बड़ा ही तरस आता है खुद पर। ये तो जाइए ना कभी घूमने। बिल्कुल, यही हम भी कहने वाले थे। और ये भी कि अचरज भी हो रहा है कि कैसे ऐसा मौका मिला ही नहीं इन्हें। हाँ। कहीं नदी के किनारे नहीं जा सके। और कौन है श्रोता जिनका घर नदी के किनारों के आसपास है, ये भी बता सकते हैं। बिल्कुल। एक हमारे साथी लिखते हैं कि विश्व नाविक दिवस नाविक अपने नौका संचालन क्षमता के द्वारा नदी ही नहीं अपितु समुद्र के सीने को भी चीर कर देशों के आर्थिक संवर्धन को अपने योगदान ही नहीं अपितु समुद्री उत्पाद भी दिया करते हैं। ऐसे में इनके संवर्धन और विकास हेतु आज का ये दिन वैश्विक दिवस विशेष महत्वपूर्ण है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम लोगों को जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं, जैसे खाद्य पदार्थ है, वस्त्र है और भी बहुत सारे सामान देश विदेश से समुद्री रास्ते से ही आते हैं। हमें नाविक का बहुत धन्यवाद
धन्यवाद कहना चाहिए कि वे हमारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करा देते हैं। बहुत सारी मुसीबत उठाते हैं, कभी कभार समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ता है। और वो समुद्री तूफान हम सब ने फिल्मों में देखा है। हाँ। और लोगों के मुंह से सुना है कि कैसा होता है, कितना भयावह होता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो देखिए ना, जब वो जैसे 5-6 महीने के टूर पर जाते हैं तो अनेक देशों से होकर के गुजरते हैं, और उस समय खान पान की जो व्यवस्था होती है ना उनकी, ममता जी, वो भी बहुत कठिन हो जाती है। मतलब जिस तरह से हम रोज यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन वो खाना भी उनकी पसंद का हमेशा मिल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो कई बार उन्हें खान पान की चीजों से भी बहुत समझौता करना पड़ता है कि जो मिल रहा है वही खा करके गुजारा करना है। उनके लिए तो पहले जो भी सामान शिप में डाल दिए जाते हैं, लाद दिए जाते हैं, बस उतने ही में समझौता करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 25 जून को यह दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नाविकों के प्रति आभार व्यक्त करना और व्यापार संगठन में नाविकों द्वारा किए गए योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। लगभग हमारे देश में 90% व्यापार के द्वारा और नाविक होता है ये व्यापार, और नाविक अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए व्यापार करते हैं। इसी कारण से ये दिवस मनाया जाता है। हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि नाविक अपने नौका संचालन क्षमता के द्वारा नदी ही नहीं बल्कि समुद्र के सीने को भी चीर कर देशों के आर्थिक संवर्धन में अपना योगदान देते हैं और साथ ही समुद्री उत्पाद में भी बढ़ोतरी करने में सहयोग देते हैं। ऐसे में इनके संवर्धन और विकास के लिए आज का वैश्विक दिवस मनाया जाना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अब क्या इरादा है, गाना सुन लिया जाए? बिल्कुल, अब एक गाना। तो जब हम माझी जो होता है, हम नाव पर सवार होते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि बस बड़े आराम से दूसरे पार चले जाएं या किनारा मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बिल्कुल। वैसे जीवन की नैया भी कुछ ऐसी होती है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि जीवन नैया किनारे लग जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जीवन नैया को पार करने में, और बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके आसानी से जीवन नैया पार होती है। हमारे एक श्रोता ने क्या बात लिखी है वो सुनिए मंजू जी। लिखा है कि हमको हमारे एक नाविक याद है। हम 2 साल पहले वियतनाम गए थे। वहां पर पानी के पार उन लोगों का एक ऐसे धार्मिक स्थल था। हम 6 जन नाव में बैठकर उस पार जा रहे थे। मेरा मन विविध भारती सुनने को हो रहा था। मेरे मोबाइल में नेट नहीं पकड़ रहा था। उन नाविक की भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी हमें, तो हमने उनसे उनका फोन मांगा। उन्होंने अपना फोन दिया और हमने उसमें न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड कर लिया और हम सब विविध भारती सुनते हुए पार हुए नाव की यात्रा। बिल्कुल, तो ये बात नोट करने के लायक है कि आपको विविध भारती जहां कहीं भी सुनना हो, बस न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड कीजिए और सुनिए विविध भारती। और मंजू जी, जब अपने देश से बाहर हो तो अपने विविध भारती को सुनना कितना रोमांचक होता हो। बड़ा रोमांचक अनुभव है। और अपने जब दूसरे देश में होते हैं तो हम अपने देश की जो फिल्में हैं, हिंदी फिल्में, उनके हिंदी में जब गाने सुनते हैं बड़ा मजा आता है सुनने में, है ना। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मैं बहुत से देश विदेश के समुद्र की सैर कर चुकी हूँ। उन लोगों के कार्यकलापों को मैंने देखा है। बहुत मेहनत से वहाँ काम होता है। जहाज को मोटे मोटे रस्सी से बांधने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई आसान काम नहीं होता है। और अब आज हम बात करते हैं जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत। आज बात कर रहे हैं अमरचंद बाठिया के बारे में। अमरचंद बाठिया स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। जब 1858 की भीषण गर्मी में लू के थपड़ियों के बीच झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और उनके सेना नायक राव साहेब और तात्या टोपे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदाने जंग में आ डटे थे। उस समय झांसी की रानी की सेना और ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों को कई महीनों से वेतन तथा राशन का समुचित प्रबंध न हो पाने से संकटों का सामना करना पड़ रहा था। तब अमरचंद बाठिया आगे बढ़े और उन्होंने ग्वालियर का सारा राजकोष खोल दिया। अमरचंद बाठिया का जन्म 1793 में बीकानेर में हुआ। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा शुरू से ही उनमें था। देश की आन बान और शान के लिए कुछ कर गुजरने की उन्होंने ठान ली थी। और अमरचंद जी के पिता को व्यावसायिक घाटे की वजह से राजस्थान छोड़ना पड़ा था और ग्वालियर आकर वे बस गए थे। वहीं पर अमरचंद को रियासत का कोषाध्यक्ष बनाया गया। उनकी सादगी, सरलता और कर्तव्य परायणता के सभी कायल थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अपने पूर्ण यौवन पर था। अमरचंद ने सोच लिया था कि भारत माता को दासता से मुक्त करने के लिए वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्रांति
के पुजारियों को मदद मिलेगी। अर्थ के अभाव में स्वाधीनता संग्राम दम तोड़ता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा था। और इस तरह की परिस्थिति को देखते हुए भाटिया जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और क्रांतिकारियों की मदद की थी। उनकी मदद के बल पर ही वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की रानी दुश्मनों को हराने में सफल रही और वीरांगना के शहीद होने के 4 दिन बाद ही अमरचंद भाटिया को राजद्रोह के अपराध में उनके निवास स्थान के नजदीक ही सार्वजनिक रूप से नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। 22 जून 1858 का वो दिन था जब उन्हें फांसी दी गई। सेठ अमरचंद भाटिया के इस बलिदान को देश सदा सदा के लिए याद रखेगा। उन्हें हमारा विनम्र नमन। तो आज जरा याद करो कुर्बानी, इसके अंतर्गत हमने याद किया सेठ अमरचंद भाटिया को और उनकी कुर्बानी को। अब कार्यक्रम में समय तो अंतराल से पहले ममता जी हमने जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत याद किया सेठ अमरचंद भाटिया को, और अब एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। बोलिए ना कुछ, बोलिए कुछ, हम सुनना है। अगर बोलने लगेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि बोलना भी एक कला है, जरूरत से ज्यादा बोलना कोई ठीक नहीं होता है, और भी न जाने क्या क्या कह डालेंगे आप। इसलिए आपकी मीठी आवाज में तो मैं कुछ भी सुन लूंगी। देखिए हमारे एक श्रोता भी कह रहे हैं कि ममता जी जितना मीठा बोलती है, जिस तरीके से बोलती है, जितना तोल मोल के बोलती है, उतना तो और कोई बोल ही नहीं सकता। तो सोच रही हूँ आज की सुन ही लूं। तो अब ये बात मैंने इसलिए थोड़ी नहीं कही थी कि आप मेरी तारीफ करने लगी। नहीं, हमारे श्रोता ने की है ये तारीफ, तो मैंने सोचा कि आप अपनी तारीफ में नहीं कहेंगे ये बात, तो मैंने कह डाली। तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन श्रोता का भी और आपका भी। लेकिन सच बात है कि बोलना एक कला है और सुनना उससे भी ज्यादा कला है। हमारे बहुत सारे श्रोता ये बात कह रहे हैं कि बोलना भी उतना ही कठिन है जितना कि सुनना। हमें लगता है कि बोलना आसान है, पर अंट शंट बोलने को बकना और अहंकार से भरकर बोलने को टर्राना कहते हैं। सही और उचित रूप से सार्थक बोलना ही बोलना कहलाता है। फिर ध्यान पूर्वक एकाग्रता से सुनना, सही मायने में सुनना है, वरना तो शब्द केवल कान से टकराकर इधर उधर बिखर जाएंगे। और एक साथी लिख रहे हैं कि कई बार बोलने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है सुनना, मगर आज सुनने वालों में धीरज न के बराबर रह गया है। कहना बोलना बेहद जरूरी होता है, मगर सुनना भी एक कला है। किसी को धैर्य पूर्वक सुनना आपके धीरज की निशानदेही करता है, लेकिन जब आप ज्यादा बोलने लगते हैं तो सामने वाले आपको सुनना बंद कर देता है। ज्यादा बार कही बात का भी असर घट जाता है और कही गई बात निरर्थक हो जाती है। थोड़े शब्द ज्यादा ताकतवर, ज्यादा असरदार होते हैं, इसलिए बोले कम, सुने ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। एक श्रोता ने भी लिखा है कि मैं तो अच्छी श्रोता बनना चाहती हूँ, विविध भारती का हर प्रोग्राम ध्यान से सुनती हूँ और तभी कुछ लिखती हूँ। मुझे श्रोता या पाठक बनना ही पसंद है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जहाँ तक बोलना और बुनने की बात है तो मैं गंभीर स्वभाव का हूँ। पहले परिवार में, ससुराल में हो या कॉलोनी में, पहले इत्मीनान से उन्हें सुनता हूँ, उनकी बातचीत, और अभी नहीं टोकता। जब पूरी बात सुन लूँ उसके बाद सटीक मधुर मधुर धीरे धीरे बताता हूँ जो सभी लिए उचित हो। और मैडम के गुस्से पर भी जल्दी मैं बोलता नहीं हूँ। शांति सोने पर आराम से धीरे से समझा कर बताता हूँ ताकि दोनों हमेशा खुश रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि मैडम की बात को ध्यान से सुनता हूं। गुस्से को भी बड़े ध्यान से सुन लेते हैं, वरना तो एक ने गुस्सा किया तो दूसरा सामने वाला तलवार लेके बिल्कुल हाजिर रहता है, कह रही तुमने ऐसा बोला। और कई बार ऐसे होता है, हमने कई झगड़े ऐसे देखे हैं कि एक बोल रहा है, उसकी बात पूरी नहीं हो रही कि अगला बोलने लग रहा है, तो ना वो उसकी बात सुन रहा ना वो सुन रहा। तो ऐसे बोलने से क्या फायदा। परिवार इन्हीं बातों पर तो टिका होता है ममता जी, कि किसको कितना बोलना है और किसको कितना सुनना है। अगर इन बातों की समझ आ जाए तो परिवार बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहते हैं, किनारे पर आ जाते हैं। आपने कहा परिवार इन्हीं बातों पर तो टिका, हमें लगा कि इन्हीं बातों पर, इन्हीं झगड़ों पर टिका है। आप इन्हें झगड़े कह लीजिए या फिर समझदारी कह लीजिए, बात तो एक ही है, लेकिन इन बातों की समझ होना बहुत जरूरी है। एक साथी लिख रहे हैं कि अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता होता है। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको ध्यान से सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना सीखना होगा। इससे आपको दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। आपको एक बेहतर वक्ता बनने में भी इससे मदद मिलेगी। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपने तो मेरी बात ली है, असल में हमें सुनना ही अच्छा लगता है। बोलना हमें साहित्य पुस्तक पढ़ते वक्त धीरे धीरे बोलते हैं। हमने विविध भारती सेवा का ज्वाइनिंग
कार्ड भी बनाया है। हमारे दादाजी जो है वो भीलवाड़ा में रहते हैं और डिस्कस करते हैं, और इस तरह की उन्होंने और भी बोलने और सुनने की बातें इन्होंने कही है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात कही है। एक श्रोता क्या कहते हैं, जरा हम पढ़ के सुनाते हैं। लिखा है कि सुनने की कला को जितना ज्यादा जानना समझना है, उसे जीवन उतना ही सिखाता है। जीवन की भाग दौड़ में कितना कुछ हम सुनते हैं, कितनी तरह की आवाजें, दोस्तों की पुकार, मम्मी का प्यार और भी बहुत कुछ, पर उसमें से हमें वही याद रहता है जिसे हम याद रखना चाहते हैं। गाने भी हमें वही अच्छे लगते हैं जिन्हें हम गौर से सुनते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे गाने सुनने में अच्छे तो हैं, पर आपने शायद उन्हें सुना ही नहीं। ये गाने जिंदगी के बारे में आपका नजरिया बदल देंगे। मतलब ये कि बोलने के साथ साथ गाने भी आपके लिए बहुत अहम रखते हैं। बिल्कुल सही फरमाया है। क्योंकि गानों की विशेषता ये होती है ना ममता जी, कि उसमें शब्द बहुत सीमित होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो बहुत गहरा होता है। तो उस अर्थ को अगर समझ लिया जाए तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि कहानियां होती है ना, हमारी दादी नानी कहानी कहती है, वो एक यूं कहते हैं एक सिंबल के तौर पर होती है ना, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो इतना गहरा होता है कि हमें एक संदेश दे जाता है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह करना है, इस तरह से नहीं करना है। तो ये जो बातें होती है, तो अब ये सुन लेते हैं कि इस गाने में क्या बात कही गई है। बिल्कुल सुनते। बहुत जरूरी है बोलना, जितना जरूरी है सुनना भी उतना जरूरी है। कि हम सिर्फ बोलते ही रहें ये जरूरी नहीं, और बोलने की एक कला होती है खास तौर से। तो हमारे बहुत सारे श्रोता ये बात लिख रहे हैं। अब एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि जितना बोलना जरूरी है उतना ही सुनना। इससे हम दूसरों की समस्याओं को भी समझ सकते हैं और उनके समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। मेरे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे, मैंने उनकी एक आदत ऐसी बनाई थी कि रोज स्कूल से आते ही स्कूल में क्या किया ये बताएं। तो इससे उनकी आदत बन गई थी कि रोज घर आकर माँ को सब कुछ सुनाना है, और मेरी आदत सुनने की हो गई थी, जिससे एक ये फायदा था कि बच्चे स्कूल में क्या करते हैं ये पता चल जाता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि माता पिता को पता ही नहीं चल पाता कि बच्चा हमारा स्कूल में करता क्या है। इसलिए बोलना और सुनना दोनों ही मेरे लिए फायदेमंद रहा। ममता जी, इस विषय पर हमारे श्रोताओं के जितने कमेंट्स आ रहे हैं ना, उससे इस बात का पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कहना है है ना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जिस प्रकार एक अच्छे वक्ता का बोलना एक कला है, ठीक उसी तरह उनकी बातों को शांतचित्त सुनना भी एक कला है। हमें किसी भी क्लास में ये पढ़ाया नहीं जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार आप बोलेंगे तो आपके मुंह से निकली हुई बातें तय कर देंगी कि आप किस क्लास के हैं। जीभ और कान तो सभी के पास होते हैं, मगर जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो बोल देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो चुपचाप सुन लेते हैं। क्या बात है भाई, ये तो नोट करने वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुनने की कला एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। इस कला का अर्थ है हम अपने एहसास के संगीत, ध्वनि और अन्य शब्दों को सही ढंग से समझते हैं, उन्हें संवाद के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सुनने की कला अन्य कलाओं के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि संगीत, कविता और उपन्यास वगैरह वगैरह। सुनने की कला न केवल हमें अपने आसपास के संगीत और शब्दों को समझने में मदद करती है, बल्कि ये हमारे बीच के संवाद को भी बेहतर बनाती है। बिल्कुल। और ये बात हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अक्सर लोग बोल तो देते हैं किंतु सुनना नहीं पसंद करते, क्योंकि उनकी दुनिया ही कुछ अलग हुआ करती है। यदि कोई उन्हें सुनाना चाहे तो वो उससे रुष्ट हो जाते हैं, उन्हें दंडित करने के बारे में सोच रखते हैं। भाई, दुनिया विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं से भरी हुई है, और यदि रहना है तो तालमेल बिठाना ही ज्यादा जरूरी होता है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि वर्क प्लेस या स्कूल में आदर और एक्सपोजर पाने का एक बेहतरीन उपाय है अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाना। हालांकि आपको लग सकता है कि आपके पास कहने या योगदान के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन दूसरों की बातों में से ही सवाल पूछकर और उनसे ही दूसरे और पॉइंट्स बनाकर डिस्कशन में शामिल करके शुरुआत की जा सकती है। बोलने से पहले लक्ष्य निर्धारित करें और आप जो भी कहना चाहते हैं उसकी तैयारी समय रहते ही कर लें। इसके अलावा ध्यान रखें कि मीटिंग के टाइप पर निर्भर करेगा कि आपको वहां किस तरह से अपनी बात रखनी है। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप किसी बात को कहते किस अंदाज में हैं। बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके, और हम सब के लिए भी ये बात लागू होती है कि माइक्रोफोन ऑन किया और जानकारियां हम उड़ेलना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद लोग उब जाते हैं, सुनना बंद कर देते हैं। उसी बात को हम कम जानकारियों को लेकर खास अंदाज में, मीठे अंदाज में और ऐसी शैली में बोलें
कि लोग सुने, आकृष्ट बनाए अपनी आवाज को, अपने बोलने के अंदाज को, तो लोग सुनना पसंद करेंगे। तो अब और अधिक नहीं बोलते हैं, एक गाना सुन लेते हैं। मतलब ये लग रहा है कि श्रोता ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये लोग बहुत बोल रही हैं। हाँ, वो नहीं, ये कहने से पहले हम सावधान हो जाए ना। सुनना ये तो चलता ही रहेगा और चलना जरूरी भी है ना। जितना सुनना जरूरी, बोलना भी जरूरी। कई बार लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं, आप तो सब बातें मन ही मन में रखते हैं, कुछ बताते ही नहीं, तो थोड़ा बहुत बता भी दीजिए कीजिए। ऐसा भी नहीं हो कि इतनी चुप्पी हो जाए कि तब भी बात बिगड़ जाए। बिल्कुल। और बोलने और सुनने का जब सिलसिला चल रहा हो, उस समय हाथ में कोई पेय पदार्थ हो तो फिर उसका मजा दोगुना हो जाता है। क्या बात है। पेय पदार्थ का तो मजा तब भी आता है जब मौसम हमें इस बात की इजाजत दे कि भाई बारिश बहुत हो रही है, कुछ गर्मा गर्म पेय पदार्थ हो। जब गर्मी बहुत हो तो ऐसा लगता है कुछ ठंडा ठंडा कुछ पिया जाए। तो पेय पदार्थ ऐसी, जब आपका पेट कुछ भारी भारी हो जाए और खाने का मन ना हो, तब भी ऐसा लगता है कि कुछ पीने की चीज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। कहीं आप गर्मी से बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है अरे खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ पीने को मिल जाए तो अच्छा हो। तो ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब खाने के बजाय आप किसी चीज को पीना ज्यादा पसंद करते हैं। और एक ऐसी चीज है, वो खाई भी जाती है और पी भी जाती है, वो हर मौसम में। अच्छा। लेकिन गर्मी के मौसम में ज्यादा तृप्त करती है। हाँ। और हमारे एक श्रोता ने उसकी रेसिपी लिख भेजी है। हाँ। वो है सत्तू। अच्छा। सत्तू को थोड़ा थिक तरीके से, मतलब बहुत शरबत की तरह ना घोलें, तो उसको खाते भी हैं। उसमें नमकीन नमक डाल के उसको, प्याज, सिरका होता है, सिरके के साथ अचार के साथ उसे खाया भी जाता है। हाँ। लेकिन उसको जब उसको दूध के साथ शक्कर डाल के भी खाया जाता है। और थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रहता है, बहुत गाढ़ा भी नहीं बल्कि जैसे आटा गूथा जाता है, आटा गूथने की तरह खा भी सकते हैं। वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और उसका शरबत भी बनाया जाता है जो गर्मी के मौसम में खास तौर से पिया जाता है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, गर्मी के दिनों में सत्तू का नमकीन शरबत पीना हमें बहुत राहत पहुंचाता है। ये स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है, हमें एनर्जी भी प्रदान करता है। इसकी बनाने की विधि काफी सरल है। एक गिलास में 2 बड़े चम्मच सत्तू लेकर उसमें धीरे धीरे ठंडा पानी मिलाएं। इसे लगातार हिलाते हुए मिक्स करना है। फिर इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर और कुछ बूंदे नींबू के रस का मिक्स कर दें। बस सत्तू का शरबत तैयार है। यहाँ पर हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं, पुदीने की पत्तियां धोकर उसमें बारीक बारीक काट दें तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। बिल्कुल। एक हमारे साथी ने जामुन का शरबत किस तरह से बताया उसके बारे में लिखा है कि छोटी बड़ी जो भी पके हुए जामुन है उन्हें आप धोकर एक बर्तन में ले लें और अब इसमें थोड़ा पानी अंदाज से मिला दें। नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, थोड़ी चीनी और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर इसे पका लें और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब इसे आंच से उतार कर ठंडा होने दें। इसके बाद इन्हें हाथों से मसल लें और बीज को